বাকি রেকর্ডিং এর মেসেজ আছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम इससे अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का पाई चार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। एमसीक्यू अप टू 36 तक हम लोग का हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 37 से हम लोग एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि ये जो 37 से लेके अगर देखा जाए अप टू 41 तक जो है हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ जो है टॉपिक, उस पे एमसीक्यू है, ठीक है। वो लास्ट क्लास में टाइम नहीं था, तो वो उतना हमारा 36 तक ही हो पाया था, ठीक है। अब हम लोग 37 से पढ़ने वाले हैं, लेकिन 37 को बताने के पहले एक चीज बता देते, वो मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया है, तो अभी कवर कर देते हैं, ठीक है, इस बात को कि जब हम लोग बार डायग्राम बनाते हैं ना, ये पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट वाले पेज। देखो, जब हम लोग बार डायग्राम बनाते हैं तो टाइप्स ऑफ बार डायग्राम एक बार बताते हैं। टाइप्स ऑफ बार डायग्राम तो ये पढ़ा हुआ है, बट इस पे और थोड़ा सा बता रहे हैं कि हम लोग दो तरीके से बार डायग्राम बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। अगर हम लोग अपना बार कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, मान लो ऐसा एक बार है, ठीक है, ये एक बार हो गया, आफ्टर दैट ये एक बार हो गया, अगर इस तरीके से बना रहे इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल बार डायग्राम। और अगर हम लोग इस तरीके से बार बना रहे, लाइक ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये इस तरीके से अगर हम लोग बना रहे ड्रॉ में, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, माने लंबा लंबी और आड़ आड़, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। अच्छा, तो ये क्या हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था? हाँ बिल्कुल पढ़ा था। ये ऐसे भी बार डायग्राम बनता है, वैसे भी बनता है, दोनों तरीके से हो सकता है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज हम बता देते हैं। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि अगर हमें अपना जो डेटा गिवन है वो अगर टाइम बेसिस पे है, टाइम का मतलब जैसे मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट का ईयर टू ईयर डेटा या मंथ टू मंथ डेटा, ठीक है, तो अगर टाइम बेसिस पे दिया हुआ है तो हमें वर्टिकल बार डायग्राम यूज करना चाहिए, वो ज्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। और अगर कोई जियोग्राफिकल डेटा है, जियोग्राफिकल का मतलब हो जाता है कि मतलब एरिया वाइज, ठीक है, चाहे मतलब एरिया मतलब अलग अलग, जैसे मान लो स्टेट वाइज कुछ हम लोग लिख रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी और तरीके से एरिया को डिवाइड कर लो, जैसे कि हम लोग साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम लोग जियोग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर हमारा डेटा जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जा रहा है, टाइम वाइज अगर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जा रहा है, तो वर्टिकल बार डायग्राम यूज करना चाहिए। अगर जियोग्राफिकल बेसिस पे तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम यूज करना चाहिए। अब ये जो जियोग्राफिकल डेटा है, अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का यूज करेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल, या फिर ये नाम पड़ा हुआ है बट यहाँ पर भी बता देते हैं, ऑर्डिनल या फिर क्वांटिटेटिव, सॉरी क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा। कार्डिनल ऑर्डिनल ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट यहाँ पर भी ये सेम चीज एप्लीकेबल होगा। अगर हमारा डेटा टाइम वाइज है, जैसे कि मान लो ये 2020 का प्रॉफिट, ये 2021 का, 2022 का, इस तरीके से, ठीक है, तो ये हो जाता है कार्डिनल या फिर क्वांटिटेटिव डेटा। अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी वाइज डेटा है, जैसे कि ईयर टू ईयर प्रॉफिट, ठीक है, तो उसे कार्डिनल या क्वांटिटेटिव डेटा बोलेंगे। और इसे प्रेजेंट करने के लिए अगर बार डायग्राम का यूज करें तो वर्टिकल वाला यूज करना चाहिए। और अगर जियोग्राफिकली कोई डेटा को रिप्रेजेंट करना है, देन हमें हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम यूज करना चाहिए। तो जियोग्राफिकली जब होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनल या क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब जिसमें क्वालिटी बताया जाता है, जैसे मान लो कि नॉर्थ इंडिया का राइस प्रोडक्शन और जो है ईस्ट इंडिया का राइस प्रोडक्शन, ठीक है, कि कहाँ कितना चावल होता है, कहाँ कितना गेहूं होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? क्वालिटेटिव डेटा हो गया, कि हम लोग जो है एक स्पेस वाइज बोल रहे हैं, ठीक है, कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, तो स्पेस वाइज बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये
पढ़ लिया हम लोगों ने। अब इसके बेसिस पे हम लोग 36 के बाद का जो है एमसीक्यू कर सकते हैं। लाइक हॉराइजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर बोलो, हॉराइजॉन्टल बार डायग्राम हम लोग क्यों यूज करेंगे? क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा वैरिंग ओवर टाइम, डेटा वैरिंग ओवर स्पेस, ए और सी। अब वैरिंग ओवर टाइम और वैरिंग ओवर स्पेस का मतलब हो जाएगा कि डेटा का जो चेंजेस है वो टाइम के हिसाब से है, डेटा का जो चेंजेस है वो स्पेस यानी जियोग्राफिकली है, स्पेस एरिया, ठीक है, तो जियोग्राफिकल वाइज। तो कौन सा आंसर सही है, ए बी सी या डी, कौन सा आंसर? हाँ, एक डी। बार बोलो। हम ए डी, सी बोल डी। डी, ए और सी, ठीक है। या तो क्वालिटेटिव डेटा या फिर हम लोग डेटा वैरिंग ओवर स्पेस के लिए ये यूज करते हैं। 37 का आंसर डी। ठीक। 38 वर्टिकल बार डायग्राम इज एप्लीकेबल। वर्टिकल बार डायग्राम हम लोग कब एप्लीकेबल कर सकते हैं? बोल रहा है डेटा आर क्वालिटेटिव, डेटा आर क्वांटिटेटिव, व्हेन डेटा वेरिंग ओवर टाइम, ए और सी। यहाँ थोड़ा सा गलत है, ठीक है, शायद नए पीडीएफ में ये नहीं है मेरा, ये थोड़ा पुराना है, मतलब क्वेश्चन सारा है, ये रेक्टिफाई हो चुका है मुझे जितना लग रहा है, बट मेरे यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, तुम लोग को अगर दिखे तो देख लो। ये हम बता रहे थे ये होना चाहिए बी और सी, और अगर तुम लोग के पास सेम बी और सी के हिसाब से ही है तो भी ओके है, नहीं है तो काट के कर दो, ठीक है, बी और सी। अब बोलो कौन सा आंसर हो? हम डी। ऑप्शन डी। डी आंसर होगा, बी और सी, ठीक है। वर्टिकल बार डायग्राम का एप्लीकेबिलिटी होता है जब डेटा क्वांटिटेटिव होता है और उसके साथ वेरिंग ओवर टाइम। नेक्स्ट चलते हैं। डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर। अब डिवाइडेड बार चार्ट क्या होता है, क्या ये हम लोगों ने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा। डिवाइडेड बार चार्ट देखो, दिखा देते हैं, ये वाला। फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार चार्ट, ये यही वाला होता है, ठीक है। डिवाइडेड, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार चार्ट, ये वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी बता देते हैं, देखो अभी फिर से बता देते हैं। इस क्वेश्चन में डिवाइडेड बार चार्ट का मतलब क्या था कि ये एक्सिस है, इसमें मान लो ये एक बार है, ठीक है। अब ये डिवाइडेड है, मतलब जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं डिवाइडेड बार चार्ट के केस में। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मान लो कंपनी का ए प्रोडक्ट का प्रॉफिट, यहाँ पर कंपनी के बी प्रोडक्ट का प्रॉफिट दिया हुआ है कि ए प्रोडक्ट का प्रॉफिट, ए प्रोडक्ट को बेच के 50% प्रॉफिट है, बी को भी बेच के 50 प्रॉफिट है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिवाइडेड बार चार्ट। तो डिवाइडेड बार चार्ट क्यों यूज होता है? फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल ए और बी, ए एंड बी। तो इसमें से कौन सा सही है वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो पढ़ के देखो, अगर याद नहीं है तो डिवाइडेड बार चार्ट के बारे में देखो क्या लिखा था हम लोगों ने। बार डायग्राम, बार का मतलब रेक्टेंगल, सेम विथ और अलग अलग लंबाई, हॉराइजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, सेम लेंथ का हो सकता है। फॉर कंपेरेबल सीरीज, अगर हमें कंपेयर करना है तो मल्टीपल बार या ग्रुप बार डायग्राम बनाते हैं। मल्टीपल बार या ग्रुप बार डायग्राम कैसा होता है, ये देखो ऐसे होता है, ऐसे, फिर इसके साथ एक, इसके साथ ऐसे करके, ठीक है, एक से अधिक ऐसे करके, तो मल्टीपल होता है या ग्रुप बार डायग्राम। फॉर डेटा डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कंपोनेंट, जैसे देखो एक में ये देखो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम का यूज होता है। सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम जिसपे हमारा क्वेश्चन है, सब डिवाइडेड या डिवाइडेड जो भी बोले, सब डिवाइडेड या डिवाइडेड एक ही बात है, सब डिवाइडेड या डिवाइडेड बार चार्ट। अब इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो ये देख के तुम लोग को बताना है, बताने का कोशिश करो कि इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। अच्छा, आप कैसे बताओगे? जैसे कि देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, पढ़ो। कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल, तो हमारा वेरिएबल क्या है? प्रॉफिट। हम लोग प्रॉफिट अलग अलग कंपोनेंट, तो ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट दो कंपोनेंट, उसका प्रॉफिट जो है वो हमारा वेरिएबल हो गया। मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करना चाहते हैं। क्या हम लोग प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि दोनों का 50-50% है। अच्छा, फिर रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल, तो अगर कोई टेबल देख के तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो उस जो टेबल देख के हम लोग उस डायग्राम को बना रहे हैं, उस टेबल में अलग अलग कंपोनेंट का रिलेशन भी हम लोग समझ पाते हैं। तो ये दोनों अगर सही है तो ए एंड बी, ठीक है, या फिर कोई भी एक, आइदर ए और बी, ये इसका मतलब होता है आइदर ए और बी, ठीक है। तो तुम लोग को क्या लगता है, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए? हम डी। डी होना चाहिए, ए एंड बी। तो सही है, डी होना चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग कंपेयर तो कर ही सकते हैं,
इसमें तो कोई मतलब क्वेश्चन मार्क है ही नहीं कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कंपेयर तो कर ही सकते हैं। और साथ ही साथ रिलेशन भी टेबल में जो है, रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन क्या है। तो रिलेशन वो तो टेबल देखने से पता चलेगा कि क्या रिलेशन है। एक ही कंपनी के अंदर दो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका प्रॉफिट इतना इतना है, ठीक है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिलेशन हो गया, तो आंसर हम लोग का डी होना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं 40 में क्या बोला है देखो, इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज, ठीक है। हमें कंपेयर करना है एक या उससे ज्यादा रिलेटेड सीरीज। रिलेटेड सीरीज मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा। वी कंसीडर, हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मल्टीपल बार चार्ट, ग्रुप बार चार्ट, ए और बी एंड बी। पहला बात है कि मल्टीपल बार चार्ट या ग्रुप बार चार्ट एक ही चीज है कि नहीं, वो तो देखो देखो मल्टीपल बार चार्ट या ग्रुप बार चार्ट का मतलब एक ही है। दोनों जो मल्टीपल बार चार्ट है वही ग्रुप बार चार्ट है, ठीक है। तो अभी मैंने दिखाया कैसे करके। ये कंपेरेबल सीरीज के लिए यूज होता है। मतलब अगर हमें कंपेयर करना है, जैसे मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का 3 साल का प्रॉफिट, जैसे ये देखो, ठीक है। या फिर तुम लोग के यहाँ पर भी दिख जाएगा मल्टीपल, ये बार चार्ट जो है यहाँ पर दिखाते हैं प्रॉफिट। मैंने तो वहां छोटा सा किया है, तुम लोग को यहाँ दिखा देते हैं, ये देखो। लाइन, ये हो गया, ये बात, ये मल्टीपल बार चार्ट रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, ठीक है। तो 2012 में देखो, 2012 में राइस का प्रोडक्शन ऐसे दिख रहा है, और जो हम लोग का प्रोडक्शन जो है व्हीट का, वो कैसे दिखाया जा रहा है। व्हीट का प्रोडक्शन जो है ऐसे लाइन लाइन देके किया, मतलब वो ड्रॉ करके समझाने के लिए किया जाता है ना ऐसे, ठीक है। तो व्हीट और राइस, व्हीट और राइस, व्हीट और राइस, व्हीट और राइस, तो हर जगह पे दिख रहा है कि राइस का प्रोडक्शन हर साल ज्यादा था कंपेयर टू व्हीट, ठीक है। और अगर बोले सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन कौन से साल में हुआ, तो मुझे जो लग रहा है 2015 में हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन भी 2015 में हुआ। तो कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगर याद आ गया है तो अब हम लोग इसमें आंसर देने के लिए केपेबल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि यहाँ पर इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज, जैसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना कि कौन से ईयर में राइस का प्रोडक्शन ज्यादा, कौन से ईयर में व्हीट का, वो तो हम लोग कर ही सकते हैं ना देख के। तो मल्टीपल बार चार्ट का यूज होता है, ग्रुप बार चार्ट का ए और बी, ए एंड बी। तो मल्टीपल बार चार्ट या ग्रुप बार चार्ट भले ही हमें दो ऑप्शन में दिया है, लेकिन बात तो एक ही है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सी या डी। मतलब देखो ए या बी तो होगा नहीं, ठीक है, या तो सी या तो डी होगा ना। है बोलो। सी হবে। सी, ए और बी है, क्योंकि दोनों एक ही नाम है ना, दोनों एक ही नाम है। तो ये हमें याद रखना पड़ता है, नाम जो है ना वो याद रखना पड़ता है। अगर हम लोग याद नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग आंसर इसलिए नहीं दे पाएंगे, बिकॉज हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमें पता भी तो होना चाहिए कि जो मल्टीपल बार चार्ट है वही ग्रुप बार चार्ट है, ठीक है। तो वो जो थ्योरी लिखवा है ना वो पढ़ोगे तो काफी। फिर पाई चार्ट, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर। पाई डायग्राम का क्या यूज होता है तो हम एक बार बता दे, याद करवा दे पाई का क्या यूज था। देखो पाई चार्ट जो है वो ऐसे एक सर्कल में बनाया जाता है, सर्कल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट को बेसिकली उसमें अगर डेटा रिप्रेजेंट करना है तो डिग्री में करते हैं, ठीक है, कि कितने डिग्री जगह में कौन सा डेटा है। तो इसका यहाँ पर हम दिखा देते हैं, यहाँ से ही मैंने दिखाया था लास्ट क्लास भी, तो यहाँ से दिखा देते हैं, किया हुआ है ना, तो यहाँ से देख सकते हो। ये देखो, जैसे हमारे पास एक टेबल था जिसमें कुछ डेटा था, किस रिलेटेड डेटा था कि जो रेवेन्यू हुआ है इस साल, वो गवर्नमेंट का कहाँ कहाँ से आया है। कस्टम से आया है, एक्साइज से आया है, इनकम टैक्स से आया है, कॉर्पोरेट टैक्स से आया है, मिसलेनियस इनकम हुआ है। मिलियंस में इनकम दिखाए गए हैं, और टोटल इनकम है 540 मिलियन। अगर इसको मुझे पाई चार्ट में दिखाने के लिए बोला जाए तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, तो सिंपल है। अगर मुझे ये पूरा 540 मिलियन को पाई चार्ट में दिखाना है, तो पाई का मतलब पूरा, पाई का मतलब लेकिन सर्कल नहीं होता, ये जो है ना, ये इसको एक एक पाई बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हो, तो हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल हमेशा 360 डिग्री होता है। तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि 540 जो है इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, तो 80 इक्विवेलेंट टू कितना डिग्री होगा। इस तरीके से हम लोग डिग्री को आइडेंटिफाई कर लेंगे अलग अलग। तो कस्टम्स को कितने डिग्री में दिखाएंगे, 53 डिग्री के जगह में हम लोग, जो 53 डिग्री है वो हमारा कस्टम का डेटा होगा उसमें, ठीक है। ये देखो ये कस्टम, तो ये वाला, तो ये 53 डिग्री है इसका मतलब। तो इसको कैसे बनाया होगा, बांग्ला तो ये चांदा यूज करना, चांदा यूज करे बनाना है, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं, कांटा कंपास जो होता है उसका यूज करके, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाए, तो ये था हमारा पाई चार्ट का डिटेल्स, बस इतना ही था। अब हम लोग इससे आंसर दे सकते हैं, जैसे कि क्या बोला है
बोला है पाई डायग्राम हम लोग क्यों यूज करते हैं, बोल रहा है कि कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट एंड देयर रिलेशन टू द टोटल, रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव डेटा इन ए सर्कल, रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा इन ए सर्कल। डी बोला है, बी और सी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें बताना है। तो देखो पाई चार्ट से हम लोग क्वालिटेटिव डेटा दिखा सकते हैं कि क्वांटिटेटिव, तो हमें तो क्वांटिटी ही दिखा ना, क्वालिटेटिव दिखा सकते हैं ऐसा तो हमें कहीं बोला नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब देखो हमारा क्वालिटेटिव डेटा दिखा सकते हैं ऐसा हमें कुछ नहीं, कहीं नहीं बोला है। ठीक है, और अगर बी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा क्योंकि बी और सी है उसमें। तो अगर डी नहीं है, अब बचा क्या, रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डेटा इन ए सर्कल, या फिर ये ज्यादा सही है कि कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट। कंपोनेंट किसे बोलते हैं? हाँ बोलो आंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ ये देखो, यूज्ड फॉर सर्कुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, परसेंटेज में दिखाते हैं, परसेंटेज ऑफ होल, समेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल कंपोनेंट। देखो एक एक को हम लोग कंपोनेंट या सेगमेंट बोलते हैं यहाँ पर, जैसे कस्टम से इनकम था, ठीक है, इनकम टैक्स से था, कॉर्पोरेट टैक्स से था, वो सब एक एक कंपोनेंट कहलाता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये कंपोनेंट लैंग्वेज देख के ही हमें समझना था कि ये होना चाहिए। देखो क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और टोटल के साथ उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग टोटल के साथ रिलेशन ही तो निकाल रहे हैं कि आउट ऑफ 540 मिलियन कितना हमारा कस्टम से इनकम हुआ है, कितना इनकम टैक्स से हुआ है, कितना कॉर्पोरेट टैक्स से हुआ है, कितना एक्साइज से हुआ है। ठीक है, तो वही तो निकाल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जितना स्टार्ट किया था उसका एक पोर्शन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब ऑलरेडी हम लोग यहाँ तक का अपना एमसीक्यू को कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिफरेंट मतलब इसी में आगे का टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, अब ये 41 तक कंप्लीट हो गया एमसीक्यू। इसके बाद अगर हम लोग कुछ पढ़ेंगे तभी हम लोग एमसीक्यू कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब कुछ पढ़ेंगे इन द सेंस नया चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पुराने वाले जो भी पढ़ लिया उससे हमारा और आगे का एमसीक्यू नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये अप टू 36 और ये हटा देते हैं बिकॉज ऑल कंप्लीट हो गया है। फालतू का कंफ्यूजन हो सकता है मुझे कि पता नहीं कहाँ तक कर रहा है, इसीलिए इसको हटा दें। अच्छा, चलो अब हम लोग नेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें लिखो फ्रीक्वेंसी मीन्स, तो फ्रीक्वेंसी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब सॉरी ये जो वर्ड है फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कितना बार कोई चीज हो रहा है, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। फ्रीक्वेंटली मतलब कितने बार। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। कितने बार एक ऑब्जर्वेशन अपने आप को रिपीट कर सकता है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है वो हम बता देते हैं। दिस एप्लाइज टू बोथ वेरिएबल एंड attributes. It is shown in tabular form with class interval or observations in one column and its frequency in the other। लिख लो, हम समझा देंगे। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल इसको समझने के लिए, जैसे कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट
इन ए क्लास, ठीक है। एक क्लास में स्टूडेंट का मार्क्स क्या है, तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, जितने का एग्जाम होगा, जैसे तुम लोग का अगर 100 का एग्जाम है तो तुम लोग को मैक्सिमम मार्क्स कितना मिल सकता है, या तो 100 या उससे कम, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। मान लो मैक्सिमम मार्क्स है 20 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10, ठीक है। अच्छा, अब किसको कितना मिला है उसका हम एक ऐसे ही नॉर्मल डिटेल्स लिख रहे हैं, जैसे मान लो किसी को मिला है 12, किसी को मिला है 10, किसी को मिला है फिर से 12, किसी को मिला है 18, किसी को 8 मिला, किसी को मान लो 19 मिला, और एक जन को मान लो 19 मिला, 14, 10, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक लिख देते, ठीक है ऐसे। तो ये क्या हो गया कि क्लास में 10 स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम लिया गया, मैक्सिमम एग्जाम का मार्क्स था 20, आउट ऑफ 20 किसी को 12 मिला, किसी को 10 मिला, किसी को 12, किसी को 18, किसी को 8, किसी को 19, और एक जन को 19, 14, 10 9, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेटा को देखो, ये सब क्या है ना, एक एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये सभी को हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लो इधर मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, टेबल का दो हेड बना लिया, एक है मार्क्स और एक लिख दिया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मार्क्स कितना कितना है, तो मार्क्स से देखो एक 12 है, एक 10 है, फिर से 12 है, तो हम वो नहीं लिखेंगे, सभी डेटा को सिंगल टाइम लिखेंगे, तो 12, 10, 18, 8, 19, 14, 10 और 9, ठीक है। अब तुम लोग मुझे जस्ट इतना बताओ कि 12 कितने बार जो है मैम रिपीट हुआ है। 10 দুবার হয়ে গেছে। हाँ बोलो। मैम मैम 10 দুবার লিখে দিয়েছেন। 10 দুবার লিখে দিয়েছি, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এখানে উপরেও লিখে দিয়েছি, ঠিক আছে, তাহলে এক কাজ করো নিচেরটা হচ্ছে, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि 12 कितने बार, कितने फ्रीक्वेंटली ऑकर हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है 12, दो दो, ठीक है, ये देखो 12 दो बार है, हाँ। अच्छा 10 दो बार दो बार, দুবার 18 दो बार एक बार ওয়ান টাইম एक बार, 8, ওয়ান वन টাইম टाइम 19, टू टाइम 14, वन टाइम 14 1 और 9, 14 time. টু টাইম। 14 দুবার লিখেছি এটা কি না, একটা আপনার 19, পরে 19 দুটো এটা 19 লিখেছি পর পর, এটা 14 10 না, ঠিক আছে। 9 वन टाइम 9 वन टाइम, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल करने से, बिना टोटल करे बोलो मुझे कितना आना चाहिए, मतलब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी क्या लिखा है मार्क्स का, ठीक है, तो जितने स्टूडेंट थे उतना मार्क्स 10 आना चाहिए ना। देखो 10 स्टूडेंट का मार्क्स हम लोगों ने लिखा है, बट हाँ जैसे 12 दो लोगों को मिला है तो 12 के अगेंस्ट में 2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 ही होगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट का डेटा हम लोगों ने लिखा है, 10 स्टूडेंट का मार्क्स लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ के देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी हुआ। अब हम लोग डेफिनेशन के साथ मैच करते हुए चलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारा क्या था, स्टूडेंट का मार्क्स, एग्जाम में मिला हुआ मार्क्स स्टूडेंट का, वो था हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जिस चीज को देख के हम लोग डेटा जो बना रहे वही हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वो मार्क्स का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, वेट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डेटा है, ऑब्जर्व किया हुआ डेटा, ये कितने बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 12 अपने आप को 2 बार, 10 अपने आप को 2 बार, 18 एक बार, 8 एक बार, 19 2 बार, 14 एक बार और 9 एक बार अपने आप को रिपीट किया है। तो इसीलिए 12 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 10 का 2 है, इस तरीके से। दिस अप्लाइज टू बोथ वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स। तो ये कंसेप्ट हम लोग वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब अगर याद आ रहा है तो देखो, ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि जेंडर ऑफ बेबी, ठीक है, फूल का कलर, ठीक है, ये सब, कितने सारे पंखुड़ियां हैं फूल में, ये सब एट्रीब्यूट्स होता है। तो हम लोग ये कंसेप्ट को वेरिएबल या एट्रीब्यूट्स दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इट इज सोन इन टेबुलर फॉर्म। तो देखो इसको हम बना देते हैं टेबल, ये टेबुलर फॉर्म में दिखना चाहिए। तो टेबल का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम का एक मिक्सचर, ठीक है, उसे हम लोग टेबल बोलते हैं। तो इसको अगर हम ऐसे करके
ऐसे कर ले तो ये मेरा टेबल बन गया, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है विथ क्लास इंटरवल के थ्रू से, या फिर ऑब्जर्वेशन इन वन कॉलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन अदर। तो ये क्लास इंटरवल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, काटना मत तुम लोग, ठीक है, हम काट रहे, तुम लोग मत काटना। तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग बनाते हैं कैसे करके, विथ क्लास इंटरवल, ये भूल जाओ, इतना पोर्शन बाकी पढ़ो। टेबुलर फॉर्म जिसमें ऑब्जर्वेशन इन वन कॉलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन द अदर। तो देखो हम लोगों ने तो वही किया ना, ऑब्जर्वेशन एक कॉलम में है, ऑब्जर्वेशन एक कॉलम में है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो दूसरे कॉलम में है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम लोग एक्स नाम देंगे, इसको हम लोग एफ नाम देंगे। ऑब्जर्वेशन को नॉर्मली एक्स बोला जाता है, इसे एफ बोला जाता है। और ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये वेरी कर रहा है। वेरिएबल मतलब जो चेंज करता है अपने आप को। तो मार्क्स हमारा कभी 12 है, कभी 10 है, कभी 18 है, ठीक है। और एक एक मार्क्स अपने आप को अगर रिपीट कर रहा है तो उसका वो फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्लास इंटरवल कब यूज होगा, मतलब टेबुलर फॉर्म बनेगा फ्रीक्वेंसी का, जिसमें एक कॉलम में वेरिएबल दूसरे में फ्रीक्वेंसी रहेगा, ये तो हम लोगों ने समझा। बट क्लास इंटरवल का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये क्लास इंटरवल क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास सेम यही है कि स्टूडेंट का एग्जाम लिया हम लोगों ने और उन्हें मार्क्स दिया है आउट ऑफ 20, लेकिन अब ना 10 स्टूडेंट नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, ठीक है। तो अब मान लो किसी को 8 मिला है, किसी को मान लो 10, फिर किसी को मान लो 10, किसी को मान लो 12 मिला है, किसी को मान लो 14, एंड डॉट 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 करके टोटल 100 स्टूडेंट का मार्क्स हमें दिया हुआ है। अब हम 100 स्टूडेंट का तो लिखेंगे नहीं, तो मैंने डॉट डॉट लिख दिया, ठीक है। 100 स्टूडेंट का मार्क्स हमें दिया हुआ है। अब 100 स्टूडेंट के मार्क्स को अगर हम लोग सिर्फ ऐसे वेरिएबल मार्क्स और फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा सोल्यूशन है। हम लोग वेरिएबल की जगह लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे देखो, क्लास इंटरवल होता है, अभी सीखेंगे भी कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लो हम लोगों ने गैप क्रिएट किया 0 से 9, ठीक है, फिर मान लो कर दिया 10 to 19, फिर मान लो लिखा 20 to 29, फिर मान लो लिख लिया 30 to 39, ऐसे करके हम लोगों ने गैप लिखा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी जब लिखेंगे तो हमारा डेटा जो है एक लिमिटेड होगा। मतलब अगर हम लोग ये इस तरीके से लिखेंगे ना 100 डेटा, तो कितना सारा हो जाएगा। हो सकता है जैसे 10 अपने आप को 2 बार रिपीट करे, थोड़ा बहुत कम होगा, फिर भी 100 स्टूडेंट का डेटा अगर हम लोग इस तरीके के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कम से कम 70-80 हो सकता है, ठीक है, या फिर 100 भी हो सकता है। अगर अपने आप को एक बार भी कोई मार्क्स अपने आप को रिपीट नहीं करेगा तो, ठीक है, अब रिपीट करने का चांसेस होगा, फिर भी बहुत बड़ा डेटा होगा। अब उतना बड़ा डेटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए क्लास इंटरवल। इससे क्या होगा, 0 से 9 के अंदर जिन्हें भी मार्क्स मिला है वो यहाँ पर आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जैसे यहाँ 8 मार्क्स जो है वो 0 to 9 के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, 10 जो 2 बार है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 12 जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, 14 भी यहाँ पर आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को काउंटिंग करें, ये जितना डेटा है उसके हिसाब से 8 यहाँ पर आएगा, तो 1, 10, 10, 12, 14 सब यहाँ पर आएगा। तो ये 4 ऐसे डॉट 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 करके जाएगा। बेसिकली यहाँ टैली मार्क्स का यूज होता है, टैली मार्क्स का यूज करके किया जाता है। बट मैंने क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा नहीं लिया है तो मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है, 1, 4 इस तरीके से। तो जब हमारा बहुत ज्यादा डेटा होता है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी की जगह क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग बहुत ज्यादा डेटा को भी मैनेज करके लिख पाए, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही हो गया कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन अपने आप को रिपीट करता है तो हम लोग उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितने फ्रीक्वेंटली अपने आप को रिपीट किया। और इसके लिए ये कंसेप्ट हम लोग वेरिएबल एट्रीब्यूट सभी में अप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। और इसके लिए हम लोग अगर बहुत ज्यादा डेटा है देन क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, और अगर हमारे पास लिमिटेड डेटा है तो हम लोग उसे वेरिएबल मतलब सिंपल एक कॉलम वेरिएबल का, जिस वेरिएबल का हम लोग हमारे पास डेटा है, जैसे कि यहाँ मार्क्स का था, और एक हम लोग फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना के टेबल रेडी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझाते हैं।
जैसे मैंने बोला ना कि ये देखो एट्रीब्यूट्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो देखो यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स है कि कितने बच्चे जो है बैंगलोर में कितने बच्चे एक हफ्ते में जो है कितने एक नर्सिंग होम में कितने बेबीज का जो है जन्म हुआ है, ठीक है, कितने बेबीज बॉर्न हुए हैं। तो बेबीज तो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। तो देखो हमें दिया हुआ है कि बॉय गर्ल करके दिया हुआ है। तो अगर हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? एक साइड हमें फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, एक साइड हमें बॉय और गर्ल। हमारे पास तो दो ही वेरिएबल है, क्या है, एक है बॉय और एक है गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा, ये हम लोग का हो गया वेरिएबल जिसको हम लोग एक्स नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ नाम दे सकते हैं। तो बॉयज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अगर सही काउंट किया है तो ये तो काउंटिंग पे है, अगर कुछ गलत हो गया तो नीचे देख के ठीक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14। तो ये हो जाएगा। तो टोटल 30 बेबीज का जो है एक हफ्ते में जन्म हुआ है, जिसमें 16 बॉयज हैं और जो है 14 गर्ल्स हैं। चलो देखते हैं मैंने सही काउंट किया कि नहीं। हाँ, सही काउंट किया है, ठीक है। तो ये भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया फॉर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। लेकिन देखो एट्रीब्यूट्स हमें समझना है तो हम लोग समझ रहे हैं, बाकी एट्रीब्यूट से थोड़ी ना हमें कोई क्वेश्चन देगा, हमें तो डिजिट्स मतलब नंबर में खेलने के लिए देगा ना, हमें थोड़ी ना ये सब देगा, ये तो आसान है। लेकिन ये जो लैंग्वेज था ना, तो वो भी मैंने बता दिया कि ये चीज एट्रीब्यूट्स पे भी एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ से वो चीज समझ में आ गया हमें। अच्छा, इसके बाद ये वाला, जैसे ये देखो यहाँ पर बोला है कि ए रिव्यू ऑफ फर्स्ट 30 पेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स बुक्स। एक स्टैटिस्टिक्स बुक्स में पहले 30 पेज पे जो है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो कितने प्रिंटिंग मिस्टेक है वो हमें दिया हुआ है। तो हमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स। तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो ये देखो ये ना 30 पेजेस में, जैसे पहले पेज में 0 मिस्टेक, सेकेंड पेज में 1 मिस्टेक, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे करके बना सकते हैं? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिख दिया फ्रीक्वेंसी के लिए एफ और वेरिएबल के लिए एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे करके बनाए, चलो देखते हैं। ये देखो प्रिंटिंग मिस्टेक, अच्छा ऐसे करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे ऐसे रेडी करना पड़ेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक हमारा कितना है? या तो 0 प्रिंटिंग मिस्टेक है पेज में, या तो 1 है, या तो 2 है, ठीक है। तो देखो सबसे कम 0 मिस्टेक्स है, सबसे ज्यादा कितना है? 1 है, 1 है, और क्या क्या है, मतलब जैसे हम लोगों ने मैम मार्क्स 6 लिखा था ना। हाँ बोलो। मैम 6 হবে সবথেকে বেশি। सबसे की वजह से 6, तो हम लोग 6 तक लिखेंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे देखो हम लोग यहाँ मार्क्स पे कैसे लिखे थे, 12 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 12 को नहीं लिखा, 2 बार है, वो तो फ्रीक्वेंसी में चला जाएगा बोल के, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे, पहले 0 लिखा, फिर 1, फिर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 दिख रहा है यहाँ पर, फिर 3, उसके बाद 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 0 टाइम्स मिस्टेक हुआ है ऐसा कितना बार है वो यहाँ देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1, ये 1 जो है 1 टाइम 1 मिस्टेक है ऐसा कितना पेजेस में है? 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 2, 2 कितने सारे पेजेस में दिख रहा है? 2 मिस्टेक, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। 3, तो 3 कितने सारे पेजेस में है? तो 3 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, छोटा छोटा। और ये 4 देखो, 1 2 3 4, और 4 5, हाँ 5, 5 भी देखते हैं, 1 2 দুটো। और 6, 2 একটা नहीं, 2 2 बात सही है, तो 2, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही बना है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? अगर ये टोटल करके मेरा 30 आ रहा है तो ठीक है, और काउंटिंग भी सही होना चाहिए। बाई चांस अगर काउंटिंग गलत है तो भी गलत आ सकता है। तो एक बार चेक करते हैं, 5 5 10 10, और यहाँ पर हो गया 6 और 4 10 10 10 20 26 7 8 9 30, देखो 30 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वैसे ही बनाया होगा। ये देखो प्रिंटिंग मिस्टेक या टैली मार्क बना के किया है, तो टैली मार्क भी सिखा देंगे, आने दो।
तो यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने पेजेस पे, तो मैंने उस तरीके से काउंट कर लिया, तो 5 5 6 6 4 10 2 2। टैली मार्क भी बना सकते हो, वो भी दिखा देते हैं टैली मार्क कैसे होता है। तो यहाँ मान लो हम लोग करना चाहते हैं टैली मार्क, ठीक है। तो 0 कितने बार है उसको ऐसे 5 नहीं लिख के, पहले 0 के लिए ये 1, ठीक है, फिर उसके बाद 2, फिर एक, इसको बोलते हैं स्ट्रोक, ठीक है। ये जो एक एक डंडा जैसे लग रहा है, मतलब एक लाइन लाइन, ठीक है, डंडा मतलब मेरा कहने का मतलब है लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रोक कहते हैं। तो ये हो गया 3 और ये 4, और अगर पांचवा कुछ है तो वो ऐसे होता है, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया। तो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, ये रूल्स होता है टैली का। फिर 1 2 3 4 फिर 5, 5 जब भी आएगा इसे काटना है, लगातार लिखते नहीं जाना है। क्यों नहीं, ऐसा रूल्स क्यों लाया गया पता है? देखो 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे ऐसे डंडा लगाते जाओगे ना तो काउंटिंग करना कितना मुश्किल होता है, कंफ्यूजन है। लेकिन तो वही चीज यहाँ पर कितने क्लियरली पता चल रहा है कि ऐसे 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 करके, ऐसा मतलब 5 है। उसके बाद फिर से अगर होगा तो एक गैप क्रिएट होगा। इस वजह से इस तरीके का रूल्स लाया गया है कि हम लोग स्ट्रोक को लाइन बाय लाइन नहीं लगा के ऐसा एक रूल्स बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर 5 है, एक भी देखो 5 बार है तो ऐसे होगा, 2 6 बार है तो 1 2 3 4 5 और ये एक 6, फिर 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ये यहाँ से देख के ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ से देख के फ्रीक्वेंसी में 5, पहले टैली मार्क बनाना होता है, फिर फ्रीक्वेंसी लिखना होता है। क्योंकि ये छोटा सा तो मैंने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख दिया, लेकिन अगर टैली मार्क करने बोले हमें तो पहले टैली मार्क होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसको देख देख के लिखते हैं। ये देख के 5 लिखेंगे, ये देख के 5, ये देख के 6, ये देख के 6, 4, ठीक है, ये 4 हो गया। अच्छा ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देख लो टैली मार्क भी इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर हमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट टेकिंग क्लास लेंथ। अच्छा ये थोड़ा सा क्लास लेंथ वगैरह दिया हुआ है तो ये हम सिखाते हैं। चलो अभी इतना तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ भी लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितने टाइप्स के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं? तो मेनली दो टाइप, अनग्रुप और सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो पार्ट लिखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग। मैम ओटा क्लियर से ग्रुप। ग्रुप्ड, GROUPED। और ये लिखना है म्यूचुअली इंक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग। लिख लो, बता दूंगी। मैम ओटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग। हाँ, LAPPING। और इधर वाला है म्यूचुअली इंक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग। अच्छा
तो देखो हमें कितने टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। एक हो जाएगा अनग्रुप्ड या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक हो जाएगा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सिंपल जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें दो पार्ट हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव, या फिर दोनों का और एक नाम भी है, एक का है ओवरलैपिंग, एक का है नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर ये तो समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर लिखना है हाउ टू कंस्ट्रक्ट a frequency distribution. कैसे करके हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेप 1, फाइंड रेंज। सबसे पहले हमें रेंज फाइंड आउट करना है। वो कैसे होता है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन लिख लो, हम लोग समझेंगे। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट स्टेप होगा ये। ठीक है। सेकेंड लिखो, स्टेप 2, फॉर्म नंबर ऑफ क्लासेस। फॉर्म number of classes in case of discrete variable number of isolated values, or in case of continuous variable number of class interval. फिर क्लास इंटरवल इक्वल रेंज divided by class length required. फिर थर्ड नंबर, प्रेजेंट क्लास और क्लास इंटरवल in a table known as frequency distribution table. 4, apply marks or stroke against occurrence of particular value in a class or class interval, and last point ये वाला, count stroke to obtain frequency of each class or
क्लास इंटरवल, क्या ये तुम लोग को कुछ रटना पड़े, मतलब याद करना पड़ेगा? मैंने जेटा के बोले मुकुश तो तबे ना नहीं रखो मुकुश, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग को ये याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये मैंने जस्ट लिखवा है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे बना सकते हैं, ताकि अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसको तुम लोग समझ पाओ। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ऐसा कुछ स्टेप वाइज तुम लोग को लिखने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू है, लिखने तो देगा नहीं। अच्छा, अब देखो हम लोग पढ़ क्या रहे कि कैसे करके हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। तो वो तो मैंने यहाँ सिखाया ही तुम लोग को थोड़ा बहुत कि कैसे बना सकते हैं, बट ये क्लास इंटरवल जो 0 to 9 हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये सब भी तो पता करना पड़ेगा। ये तो जस्ट समझने के लिए मैंने बता दिया कि 0 to 9, 10 to 19, बट ये 0 to 9 ही क्यों होगा, या फिर कुछ और नहीं हो सकता है, तो वो हमें समझना पड़ेगा। तो देखो ये एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर बोला है फॉलोइंग आर द वेट इन केजी ऑफ 36 बीबीए स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज में 36 बीबीए के स्टूडेंट्स है जिनका वेट किलो में दिया हुआ है। हमें बोला है कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग वही सीख रहे हैं ना कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, अब किस चीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे? वेट का। टेकिंग क्लास लेंथ एज 5, तो हमें क्लास लेंथ 5 लेने के लिए बोला गया है, ठीक है? तो बात ये है कि क्लास लेंथ जब बोल दिया है तो एक्चुअली हमें क्लास इंटरवल इसका मतलब बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्लास लेंथ का मतलब क्या होता है? क्लास लेंथ अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? ये बीच में आ रहा है तो हम एक बार थोड़ा छोटा सा बता देते हैं। क्लास लेंथ का मतलब क्या होता है, देखो क्लास लेंथ का मतलब होता है कि जैसे देखो हम लोग इसको ना क्या बोल सकते हैं, बाउंड्री बोल सकते हैं। 0 to 9, देखो 0 to 9 मतलब ये एक बाउंड्री हो गया ना कि 0 से 9 के बीच का। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्री, इसे हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है? तो ये हो जाता है अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। और अगर हम लोग अपर क्लास बाउंड्री और जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसका अगर हम लोग डिफरेंस निकाले तो जितना आएगा उसको हम लोग क्लास लेंथ बोलते हैं। ये हम लिखवाएंगे आगे जाके, लेकिन अभी क्लास लेंथ इस लैंग्वेज को समझाने के लिए मुझे ये चीज बताना पड़ा, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये देखो सब बाउंड्री जैसे दिख रहा है ना, 10 से 19 के बीच का डेटा, 20 से 29 के बीच का डेटा, तो हम लोग बोल सकते हैं क्लास बाउंड्री। और जो और क्लास बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर और लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है? तो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री, ओ एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया, ये लोअर होगा ये अपर होगा, ठीक है? मतलब जो वैल्यू ज्यादा है वो अपर है। तो नॉर्मली ये स्टार्टिंग वाला कम होता है हमेशा, उसके बाद वाला मतलब ये वाला ज्यादा होता है, चाहे कोई भी क्लास इंटरवल देख लो, ठीक है? तो अगर हम लोग अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री के अंदर का डिफरेंस निकालते हैं तो जितना आता है उसे हम लोग बोल देते हैं क्लास लेंथ, ठीक है? तो थोड़ा सा ये बात दिमाग में रखो, हम आगे जाके बताएंगे कि क्लास लेंथ क्या होता है। अच्छा, मतलब लिखवा देंगे, अभी तो एक बार जस्ट बता दिया क्लास लेंथ का मतलब क्या होता है। अब देखो यहाँ पर कि हमें क्लास लेंथ कितना लेने बोला है, 5 लेने बोला है, ठीक है? तो हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के देना है उसमें क्लास लेंथ मुझे 5 लेके करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमें रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालते हैं? जो भी ऑब्जर्वेशन है, तो हमारे पास किस चीज का ऑब्जर्वेशन है, बीबीए स्टूडेंट का वेट का ऑब्जर्वेशन, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रेंज। तो तुम लोग बताओ इसमें रेंज कितना होगा? ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें रेंज कितना हो? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट। देखो रेंज याद करना बहुत आसान है। रेंज का मतलब होता है जैसे मान लो कभी कुछ खरीदने गए तो दुकानदार बोल सकता है कि आप जो लेना चाहते हो, मान लो एक साइकिल लेना है तो पूछा है कि आपका रेंज क्या है, तो तुम लोग बोल रहे हो कि 2000 से 7000 के बीच का साइकिल दिखा दीजिए, ठीक है? तो ये रेंज हो गया, कम से कम 2000 और ज्यादा से ज्यादा हम 7,000 तक जा सकते हैं, तो 2 to 7, तो ये रेंज हो गया। तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर यानी डिफरेंस, तो बोलो रेंज यहाँ पर कितना होगा? इसमें मैक्सिमम और मिनिमम डेटा बताओ देख के। 47 to 73। तो 73 माइनस 47 या 44 होगा शायद, 44 होगा। 44 होगा, हाँ। हाँ तो 44। अब बताओ, ये बस देख के ही बताना होता है, ठीक है? और कुछ नहीं, बोलो कितना आंसर आ सकता है? 29। 29, ठीक है? तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, रेंज। तो जो जो लिखा है उसको जस्ट समझने का कोशिश करो कि कैसे इसका एप्लीकेशन हो सकता है।
तो मुझे रेंज पता चल गया। अब मुझे क्या बनाना है, कितने सारे क्लासेस बना सकते हैं, क्लासेस कितने सारे बनाने पड़ेंगे। अब डिपेंड करता है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल है। क्या ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया? बिल्कुल, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था वेरिएबल में कि क्या डिस्क्रीट होता है क्या कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में मेन फर्क ये था कि डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है कि आइसोलेटेड वैल्यूज होते हैं। जैसे कि मान लो कि किसी का जैसे कंटिन्यूअस में क्या था, वेट। হ্যাঁ বলো। কন্টিনিউয়াস মানে দশমিকে পয়েন্টেও আসতে পারে, কিন্তু মানে ওটা একটা, আর ডিসক্রিটটা হচ্ছে মানে একটা ইয়েতে सिंगल আসবে। सिंगल वैल्यू होगा, आइसोलेटेड वैल्यूज। हाँ, तो अगर आइसोलेटेड वैल्यूज है तो हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल मानेंगे, कंटिन्यूअस नहीं मानेंगे। और अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो फिर हमें क्लास इंटरवल रेडी करना पड़ेगा। तो इसमें मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो मेरा वेरिएबल किस चीज का है, वेट का है। तो बोलो वेट का डेटा क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल या डिस्क्रीट वेरिएबल। मतलब किसी का वेट 30 के बाद डायरेक्ट কন্টিনিউয়াস 31, कंटिन्यूअस, क्योंकि 30 के बाद 30.001 कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास जो डेटा है वो मेरा कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है मुझे बनाना पड़ेगा क्लास इंटरवल्स। ठीक है, मुझे आइसोलेटेड वैल्यू लिखने से नहीं होगा। आइसोलेटेड वैल्यूज कैसे लिखा जाता है, ये रहा आइसोलेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो अगर मेरा कंटिन्यूअस, क्योंकि देखो अगर मैंने आउट ऑफ 20 किसी का एग्जाम लिया है और अगर हम पॉइंट में मार्क्स नहीं देना चाहते, मान लो कि हम पॉइंट में मार्क्स नहीं देना चाहते ऐसा, तो हम क्या दे सकते हैं किसी को, या तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड वैल्यूज हो गया। और अगर पॉइंट में भी देते हैं तो भी क्या होगा, पॉइंट में आने से भी, मैंने वो तुम लोग को एक एग्जांपल दिखाया भी था, पॉइंट में आने से भी वो काउंटेबल होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आ सकता है मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या क्या आ सकता है, किसी को हाफ मार्क्स मिला। जैसे देखो पॉइंट में एग्जाम में मैक्सिमम हाफ दे सकते हैं ना, मतलब एग्जाम पेपर अगर चेक होता है तो 0.5 के अलावा और कोई तो नहीं होता है। किसी को तो हम ऐसा नहीं दे सकते ना कि चलो भाई 2.23 दे दिया, ऐसा कोई मार्क्स का सिस्टम नहीं होता। या तो फुल मार्क्स होता है, जैसे कि मान लो आउट ऑफ 20 0 1 2 3 जैसे मैंने बोला, या फिर हो सकता है कि किसी को 12.5 मिला। तो वो सब क्या होता है कि मतलब कोचिंग में हो सकता है, बट ये चीज थोड़ी ना नॉर्मल एग्जाम में होता है। मतलब जैसे तुम लोग कोई भी स्कूल का एग्जाम देते हो, फाइनल एग्जाम वगैरह, जैसे अगर हाफ ईयरली वगैरह देते हो तो 0.55 दिखाते हैं टीचर, बट जब तुम लोग फाइनल रिजल्ट लेते हो तो उसमें थोड़ी ना वो होता है, राउंड में ही नंबर होता है। ठीक है, तो अगर 0.5 आ भी जाता है तो उसका भी एक स्पेसिफिकेशन है कि भाई 12.5 आएगा, 10.5, ऐसा तो नहीं है कि 10.5 से 12.5 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 10.25 भी आ गया, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं होता। इसीलिए ये आइसोलेटेड वैल्यूज है। ठीक है, मतलब मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो जो भी हो, तो ये मेरा हो गया, मैंने प्रीवियस वाला भी थोड़ा सा याद दिला दिया। तो ये मेरा कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया। अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसे बनेगा, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रेंज मैंने निकाल रखा है 29, क्लास लेंथ मुझे क्वेश्चन बता रखा है 5 होगा। तो अब मुझे बता दो कि क्लास इंटरवल कितना होगा, फिर क्लास इंटरवल कितना होगा, कैसे निकालना है, रेंज बाय लेंथ, क्लास लेंथ। तो रेंज 29, क्लास लेंथ मुझे क्वेश्चन दे रखा है। तो बोलो कितना आ रहा है, पॉइंट पॉइंट जो भी आ रहा है वही बता दो। 5.8। तो 5.8 आ रहा है। तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 ले या तो 6 लेना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 5.8 है तो इन्होंने 6 ले लिया, मतलब पॉइंट अगर 5 से ज्यादा है पॉइंट के बाद का डेटा तो अप्रोक्सीमेटली हमें 6 लेना चाहिए। तो क्लास इंटरवल हमारा कितना सारा होगा, 6 क्लास इंटरवल होगा। मतलब ये जो ऐसे लिखा है, ये देखो ये ऐसा 6 चीज होना चाहिए, ऐसे करके ऐसे 6 होगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसे करके 6 होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कैसे समझे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो चलो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। प्रेजेंट क्लास और क्लास इंटरवल इन ए टेबल नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये क्लास इंटरवल, अगर क्लास है तो क्लास, अगर क्लास इंटरवल है तो उसको जब हम लोग एक टेबल में बनाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अब उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे मार्क्स, तो ये बाद में आते हैं। तो अब हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हम लोग ये क्लास इंटरवल लिखेंगे। कितने सारे क्लास इंटरवल लिखेंगे, 6 क्लास इंटरवल लिखेंगे। और हर एक क्लास इंटरवल का लेंथ कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अब कौन से डेटा से स्टार्ट करना चाहिए, देखो मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम तक जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना है, बोलो मैक्सिमम कितना था 73 और मिनिमम कितना था 44। ठीक है, तो जो मेरा क्लास इंटरवल बनेगा उसमें लास्ट में कितना आना चाहिए 73, मतलब लास्ट वाला। ये तो 5 क्लास इंटरवल, 6 क्लास इंटरवल बनेगा। पहला स्टार्ट होगा
कहाँ से कहाँ तक, फिर उसके बाद ऐसे करते करते लास्ट 73 या उससे ज्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं लिखना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने 44 से ही स्टार्ट किया तो हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो मेरा 44 से, तो अगर मेरा 5 होना चाहिए क्लास इंटरवल, तो 44 से कितना होना चाहिए? 48 48, ठीक है, देख लो काउंट करके 44, 45, 46, 47, 48, 5 होता है। मतलब 44 থেকে 48 পর্যন্ত কাউন্ট করো, 44, 45, 46, 47, 48 আঙুলে কাউंट करो, 5টা আঙुली कवर होगी। अच्छा 48 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कहां से कहां तक लिखेंगे? ऐसा 6 बनेगा। 49 हाँ 49 से 53, ठीक है। इसके बाद लिखो 49 से 53, इसके बाद कितना होगा? 54 से 57 59 58 चुवान्न, 55, 56, 57, 58, हाँ ठीक है। फिर 59 से 63 63, 54 हाँ 63 3, फिर हाँ 64 से 68 68, 1 2 3 4 5, और 69 से, हाँ बोलो। 69 से 73 69 73 আসছে তো 69 70 71 73, हाँ 73। चलो एक बार चेक कर लेता हूँ। 44 से 48, 49 से 53, 54 से 58, 59 से 63, 64 से 68, ठीक है, बन गया। अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखो पढ़ के देखो, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। इसको एक टेबल में बनाएंगे, टेबल मतलब एक रो एक कॉलम, इस तरीके से। अप्लाई मार्क्स या स्ट्रोक, मतलब टैली मार्क्स, मार्क्स का मतलब यहाँ पर टैली मार्क्स का बात हो रहा है, ठीक है, उसे सिर्फ मार्क्स भी बोलते हैं, या स्ट्रोक लगाना है। कहाँ लगाएंगे? अभी हम लोगों ने जैसे देखा वैसे ही बोल रहा है, अगेंस्ट ऑकरेंस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इन क्लास और क्लास इंटरवल, एक क्लास या क्लास इंटरवल में वैल्यू किस तरीके से ऑकर हो रहा है उसमें हमें टैली मार्क लगाना है। तो हम यहाँ पर टैली का जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो 44 तो कैसे करके लगाना चाहिए, जैसे देखो ये 70, तो बोलो 70 कहाँ ऑकर करेगा? ये इतने सारे जो हमारे क्लास इंटरवल है इसमें 69 to 70, 73 हाँ तो यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब 73 कहाँ आएगा बोलो? 69 to 73 49, हाँ 61, 59 to 63 फिर से है 61, सेम यहीं पर आ जाएगा। 47 यहाँ आ 40 जाएगा। 40 है 57, 54 to 58 50, 49 to 53 59, यहाँ 59 to लग 63 59, फिर से ভুল করলেন भूल कर अभी से। হ্যাঁ ওই 47টা যেটা রয়েছে ওটা 49 to 53 এর মধ্যে আপনি লিখে দিয়েছেন মানে কোনখানটায় কোনটা মুছবো আর কোথায় লাগাবো এক্সট্রা, কোনখানটা মুছবো মানে? এই সেকেন্ড যেটা রয়েছে 49 53 হুম, এখানে 47 আছে দেখুন ম্যাম 47 আচ্ছা মানে হ্যাঁ এইটা এইটা এখানে আসবে তাই তো? হ্যাঁ 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 আচ্ছা বাকি ঠিক আছে। अच्छा तो 68 बोलो, 68 यहाँ, 64 से 60, हाँ, और 45 पहले वाले, 55, 44 से 55 इधर आएगा, हाँ 65 यहाँ आ जाएगा, 68 यहाँ आ 64 to जाएगा, 68 56 यहाँ आ जाएगा, 68 यहाँ आ जाएगा, 55 यहाँ आ जाएगा, 70 70 दो बार है, 70 70 यहाँ, ठीक है। अच्छा 57 ये 5, ठीक है। 54 यहाँ, 69 ये लग गया 5, 73 मतलब यहाँ, 64 यहाँ, ठीक है। फिर 49 यहाँ, 63 ये लग गया 5, 65 यहाँ, 70 यहाँ, 65 यहाँ पर, 62 यहाँ पर, 64 यहाँ पर, 73 यहाँ पर, 67
यहाँ पर 60, यहाँ पर ठीक है 50, यहाँ पर ठीक है। तो अब ठीक है कि नहीं वो तो देखने से पता चलेगा, क्योंकि वो चेक करते करते हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुआ है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ 4, यहाँ 3 फ्रीक्वेंसी, ये 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, इधर हो गया 5 6 7 8 9, और इधर हो गया 5 6 7 8। चलो देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। हो सकता है सही है, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। देख देख के किया मैंने धीरे धीरे, बट गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? लास्ट वाला 8 9 7 5, ম্যাম ये 36 হচ্ছে। না ওরকম তো আসছে, বাট এখানে কিছু একটা ভুল হয়েছে। এটা 3 হবে, এটা 4 ওই হবে। হ্যাঁ ম্যাম ওটা ওখানে লিখেছিলেন, ওইটা কেটে যে উপরে করলেন ওটাই ভুল করলেন আবার। ও আচ্ছা, তাহলে যাই হোক। তো এটা মোটামুটি বুঝে গেছো তো তোমরা কি করতে হবে? হ্যাঁ ওটা দেখে নেবে কিটা ভুল হয়েছে। तो ये देखो ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा, ये कुछ डिफिकल्ट है नहीं। वो देखते वक्त हो सकता है इधर उधर हुआ है मुझसे, या तुम लोगों से कुछ भी बोलने में, या फिर मेरे लिखने में कुछ तो एक हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इधर इधर आ गया। ठीक है, 36 आ गया है टोटल करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो रेंज के अंदर लिखे वहां पर कुछ गलत हुआ इधर उधर का। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कंप्लीट यहाँ पर। तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब बोला है काउंट स्ट्रोक, वो मैंने कर दिया। काउंट स्ट्रोक, हम लोग स्ट्रोक को काउंट करें ताकि हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सके, हर एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना है। जैसे ये 3 लिखा, ये 4 लिखा, ये 5 लिखा, वो तो बोलो समझ में आ गया किस तरीके से क्लास इंटरवल बनाया जाता है कोई भी डेटा देख के। हाँ मैम। ठीक है, तो कैसे करके करना है? सबसे पहले रेंज बनाना चाहिए। रेंज कैसे बनाते हैं? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। फिर हमें देखना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल है कि कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है तो क्लास इंटरवल बनाएंगे, डिस्क्रीट है तो आइसोलेटेड वैल्यूज लिख देंगे। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं? रेंज डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। क्या क्लास लेंथ हमें क्वेश्चन में देगा? हमें क्वेश्चन में दे दिया तो हम लोग करेंगे, नहीं दिया तो अपना एजम्पशन ले सकते कि क्लास लेंथ इतना रखना चाहते हैं। बाकी इस तरीके का बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक नंबर के लिए थोड़ी ना ये देगा, ये तो सीखने के लिए है। फिर क्लास इंटरवल जो भी है या क्लास और फ्रीक्वेंसी, उसको एक टेबल में लिख देंगे, और फिर उसके बाद क्लास, हर एक क्लास इंटरवल के अगेंस्ट में टैली मार्क लगाएंगे। फिर टैली मार्क को काउंट करेंगे, काउंट करके वहां पर हम लोग अपना फ्रीक्वेंसी का डेटा लिख डालेंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है, और म्यूचुअली इंक्लूसिव और नॉन ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन क्या होता है। मतलब हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो देखेंगे। अच्छा, फिर अनग्रुप्ड या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो तो ये वाला है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ये है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये अनग्रुप्ड या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी ये वाला है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जहां क्लास इंटरवल का यूज होगा वो ग्रुप्ड हो जाएगा, जहां आइसोलेटेड वैल्यूज लिखेंगे वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ये तुम लोग समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक टेबल है जहां फ्रीक्वेंसी रहेगा और उसके अगेंस्ट में वेरिएबल्स रहेगा। अगर वो सिर्फ वेरिएबल्स दिख रहे हैं आइसोलेटेड तरीके से तो वो अनग्रुप्ड या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दिख रहा है तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी। इसमें कुछ और समझने वाला नहीं है। मेन अब हम लोग इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी का तो दो पैटर्न है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव, वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे म्यूचुअली exclusive classification और overlapping classification। ये क्या है? देखो, this is usually applicable for continuous variable। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल अभी अभी याद दिलाया। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यूज हो सकता है, दो डेटा के बीच में कोई भी वैल्यूज अगर हम लोग ले सकते हैं तो फिर वो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है या ओवरलैपिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग कब यूज करेंगे, जब हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है, क्योंकि इससे हमें जो है एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा अब
यहाँ पर लिखेंगे एन ऑब्जर्वेशन एज अपर क्लास लिमिट, हम बता देंगे ये सारा चीज, लिखो UCL is excluded from the class interval and taken in the class when it is exist lower, सॉरी ये वेयर होगा, ठीक है, वेन नहीं, वेयर लिखो, वेयर इट exist in lower क्लास लिमिट, ऐसे लिखो, ये ठीक है, लोअर क्लास लिमिट। अब इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने क्लास इंटरवल लिखा, क्लास इंटरवल या क्लास एक ही बात है। ऐसे मान लो मैंने लिखा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बस इतना ही लिखा, ठीक है। ये जो क्लास इंटरवल बना है ना, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब एक के साथ एक जब जुड़ जाता है उसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। जैसे देखो 10 से 20, फिर 20 से फिर से स्टार्ट हुआ, तो देखो ओवरलैप हो गया, ये चीज को बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। जुड़ा हुआ तो जुड़ गया ना, देखो जुड़ गया, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर मतलब 20 से 20 जुड़ गया, 30 से 30 जुड़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो एक्सक्लूसिव है, मतलब जुड़े हुए हैं। तो दिस इज यूजुअली एप्लीकेबल फॉर कंटिन्यूअस। अगर कोई हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो हमें जो है ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल बनाना चाहिए, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि मान लो मैंने बोल दिया कि मेरा एक वैल्यू है ऑब्जर्वेशन में 17, ठीक है। जैसे अभी हम लोग टैली मार्क फाइंड आउट कर रहे थे ना, जैसे कि 47 कहाँ है, तो तुम लोग बोल रहे थे यहाँ से यहाँ 47 होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो 17, ठीक है, तो अब बोलो 17 कौन से वाले क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगा? 10 to 20। 10 to 20, सही है। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया 21, तो बोलो कहाँ, कौन से क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगा? 21 to 30। 20 to 30। 20 to 30। 20 to 30। अब मान लो मैंने कुछ ऐसा बोल दिया कि x जो है वो है मेरा 19.5, तो कहाँ जाएगा? 10 to 20 में आ जाएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होता है। ये यहाँ तक तो ठीक था। अब देखो, अगर मैंने बोल दिया 20, बोलो अब ये कहाँ जाएगा? পুরো 20 to 30 মধ্যে যাবে। 20 to 30 में जाएगा, ठीक है, आंसर तो सही है। बट कंफ्यूजन होना चाहिए कि 20 to 30 में जाएगा या 10 to 20 में जाएगा, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो हमें रूल्स क्या बोल रहा है, आंसर बिल्कुल सही हुआ है कि इसमें जाएगा। तो रूल्स क्या बोल रहा है कि अगर an observation as upper class limit is excluded from the class interval and taken in the class where it is exist in lower class limit। मतलब देखो क्लास लिमिट का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो है 10 to 20, 20 to 30, ये सब एक एक क्लास लिमिट है। तो तुम लोग बोलोगे थोड़ी देर पहले आपने तो बोला क्लास बाउंड्री है, बिल्कुल, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में एक छोटा सा फर्क होता है, वो बताएंगे। लेकिन तब देखो लैंग्वेज क्लास बाउंड्री था ना, तो इसीलिए मैंने क्लास बाउंड्री बता दिया, तो मैंने वो लिमिट वाला बात छेड़ा नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्लियर कर देंगे कि लिमिट और बाउंड्री में फर्क क्या होता है, ठीक है, हम बता देंगे लिमिट और बाउंड्री में फर्क क्या होता है। तो फिलहाल देखो, इसको हम लोगों ने पहले क्लास बाउंड्री पढ़ा है, अब हम लोग इसी को क्लास लिमिट भी बोलेंगे और फर्क भी बता देंगे। तो फिलहाल के लिए समझो कि ये मेरा क्या है, अपर क्लास लिमिट, और ये मेरा क्या है, लोअर क्लास लिमिट। कंसेप्ट ये भी वही है, जैसे ये अपर क्लास बाउंड्री था लोअर, तो ये भी मेरा क्या है, लोअर क्लास लिमिट, ये मेरा क्या है, अपर क्लास लिमिट। सेम तरीके से यहाँ पर भी लोअर क्लास लिमिट, ये भी हो गया मेरा अपर क्लास लिमिट, ठीक है।
अब अगर मेरा ऐसा कोई डेटा है जो मुझे ये 10 to 20 में भी लग रहा है, हो सकता है 20 to 30 में भी लग रहा है, हो सकता है, तो मुझे कहाँ देना चाहिए? तो क्या बोला है, एन ऑब्जर्वेशन एज अपर क्लास लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है प्रॉब्लमेटिक वाला, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? बोल रहा है कि अपर क्लास लिमिट में अगर वो ऑब्जर्वेशन है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा वहां से फ्रॉम द क्लास इंटरवल एंड टेकन इन द क्लास वेयर इट इज एग्जिस्ट इन लोअर क्लास लिमिट। तो ये 20 जो है, जहां पर ये एज ए लोअर क्लास लिमिट है, उस इंटरवल में जाना चाहिए। तो बोलो 20 कहां पर एज ए लोअर क्लास इंटरवल है, लोअर क्लास लिमिट के तौर पे है? 20 to 30। 20 to 30। तो इसीलिए ये आंसर होगा। तो अगर मेरा ओवरलैपिंग या दोनों नाम याद रखना, ठीक है, ओवरलैपिंग और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या नाम देगा मुझे भी नहीं पता, ज्यादातर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूज होता है, ओवरलैपिंग थोड़ा कम यूज होता है, तो दोनों याद रखना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों हुआ पता है इसका नाम? क्योंकि देखो 20 एक जगह से एक्सक्लूड होके दूसरे जगह पे आया, तो 10 to 20 से एक्सक्लूड होके 20 to 30 में आ गया। तो रूल्स क्या है कि जब मेरा ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल होगा, तो जो डेटा में कंफ्यूजन है, जब देखो इसके पहले 17 लिखा मैंने, 21 लिखा, 19.5 लिखा, तो तुम लोगों ने इजीली बता दिया। लेकिन 20 वाले केस में कंफ्यूजन था कि 10 to 20 में जाएगा कि 20 to 30 में। तो रूल्स ये बोल रहा है वो डेटा जहां पर एज ए लोअर क्लास लिमिट है वहीं पर जाना चाहिए। तो 20 to 30 में 20 लोअर क्लास लिमिट है, तो वहां जाना चाहिए। जहां ये एज ए अपर क्लास लिमिट होगा, वहां से ये एक्सक्लूड हो जाना चाहिए, ये बोला गया है। ठीक है, तो ये रूल्स होगा। तो जैसे यहाँ पर एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये जो क्लास इंटरवल है 10 to 20, ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। इसका अगर स्टार्टिंग बोले, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 10 to 20 क्लास इंटरवल जो है, इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पर हो रहा है? तो इसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 10 से। बट एंड कहाँ पर हो रहा है बोल सकते हो, क्योंकि 20 तो इधर आ जाएगा, तो एंड में 20 नहीं है, तो एंड में क्या आएगा? 19.999999 चलता जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही 20 to 30 जो क्लास इंटरवल है, इसका स्टार्टिंग 20 है, फिर एंडिंग क्या हो जाएगा? इसका मतलब 30 भी नीचे आ जाएगा। अगर हम पूछे कि x इक्वल टू 30 कहां पर है, तो तुम लोग क्या आंसर दोगे? बोलो, 30 को अगर पॉइंट आउट करना है तो कौन से क्लास है? 30 to 40। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेकेंड वाले क्लास इंटरवल का एंड तो 30 नहीं होगा, क्योंकि 30 नीचे आ गया है, तो फिर एंड क्या आ जाएगा? 29.99999 चलता जाएगा। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है, इसका स्टार्टिंग 30 है और इसका एंडिंग फिर क्या हो जाएगा? 39.99999 ऐसे चलता जाएगा। तो ये चीज तुम लोग को जो मैंने समझा, ये याद रखना है, मतलब समझ लेना है, ये बहुत ही काम का चीज है। ठीक है, एमसीक्यू में भी आएगा और भी बहुत सारे जगह पे ये पूछ सकता है। तो ये हो गया मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, और इसे बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन। नॉन ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या होगा? जैसे वो एप्लीकेबल था हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए, ये एप्लीकेबल है डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। और इंक्लूडिंग upper class limit and lower class limit will be taken in the same class interval as there is no confusion। ऐसे ही लिख लो, ठीक है, नो कंफ्यूजन। समझाते हैं एग्जाम्पल से। अब जैसे मैंने यहाँ ले लिया है क्लास इंटरवल या क्लास, एक ही बात है, क्लास इंटरवल लिखो या क्लास, दोनों बात बराबर होता है। तो जैसे मान लो 10 to 19, फिर लिख लिया 20 to 29, फिर लिख लिया 30 to 30,
9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन ओवरलैपिंग। क्यों, देखो 90 में खत्म, फिर 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग या फिर म्यूचुअली इंक्लूसिव बोला जाता है। अच्छा, अब जैसे इस क्लास इंटरवल के अगेंस्ट में हम पूछते हैं, जैसे मान लो मैंने पूछा कि x इक्वल टू 17, तो बोलो कौन से क्लास इंटरवल के अंदर आएगा। 10 to 10 to 19 9. 10 to 19, ठीक है। मैंने बोल दिया x इक्वल टू 21, बोलो कौन से क्लास इंटरवल के अंदर आएगा। 20 to 29 20 to 20 to 29. 29, ठीक है। अब मैंने बोल दिया x इक्वल टू 19.5, तो बोलो ये कहाँ है। और अगर कहीं नहीं आएगा तो वो आंसर दो कि कहीं नहीं आएगा। मैम कहीं नहीं आएगा। कहीं नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 19.5 का तो जगह ही नहीं है, ठीक है। ये 19 में खत्म, फिर ये 20 से स्टार्ट, तो इसके बीच का जो गैप है उसमें 19.5 आएगा, बट वो तो कवर हो नहीं रहा है, तो ये नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इन एनी क्लास, किसी भी क्लास में ये एग्जिस्ट कर नहीं पाएगा। क्यों पता है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये डिस्क्रीट वेरिएबल को सूट करता है। ये दोनों अगर देखो तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि पॉइंट नहीं है। लेकिन ये कौन सा वेरिएबल हो गया, पॉइंट में है, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए ये वाला हमारा सूटेबल नहीं होता है, ये जो नॉन ओवरलैपिंग है ये हमारा इसके लिए, क्योंकि देखो 19.5 यहाँ हमारा कवर हो जा रहा था, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए सूटेबल पैटर्न है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए सूटेबल पैटर्न, ठीक है। अब अगर हम पूछते हैं कि बताओ जैसे x इक्वल टू 20, तो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है तुम लोग का कि 20 कहाँ आना चाहिए, जैसे उसमें हो रहा था। 20 to 29 में आएगा। 20 to 29 में आएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप पढ़ के देखो, बोला है एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है ऑल ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट और ये लोअर क्लास लिमिट है, ठीक है, और ये अपर क्लास लिमिट है। तो बोल रहा है जितने भी ऑब्जर्वेशन है लोअर और अपर क्लास लिमिट के अंदर विल बी टेकन इन द सेम क्लास इंटरवल, मतलब 10 से 19 के बीच का कुछ आया तो वो तो यहाँ होगा, जैसे मैंने बोल दिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब तो पता ही है 10 to 19 के बीच में आएगा। लेकिन अगर 19 भी पूछ ले तो यहीं पर आएगा। तो बोल रहा है कि सारे ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, मतलब 10 और 19 को लेते हुए, या 20 और 29 और उसके अंदर के सारे ऑब्जर्वेशन, 30 और 39 और उसके बीच के सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करेंगे, कोई कंफ्यूजन के बिना, ठीक है। जैसे इसमें क्या हुआ था, इसमें अगर देखा जाए तो 10 पूछेगा तो यहाँ आ जाएगा, बट 20 पूछेगा तो नीचे आ जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। नीचे वाला जो सिस्टम है ना नॉन ओवरलैपिंग, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें 10 से लेके 19 के बीच में एंड इंक्लूडिंग 10 एंड 19 सारा चीज यहीं पर आने वाला है। जैसे उसमें ऐसा नहीं होता था, जैसे 10 to 20, 20 to 30, तो अगर हम बोले तो 10 से 20 के बीच का सारा नंबर नहीं आएगा, 10 से 19.999 के बीच का सारा नंबर आएगा, ठीक है। तो वही चीज हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ ये जो लाइन दिया है ना, इस लाइन का मतलब यही है कि ऑल ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग मतलब 10 और 19 को लेते हुए will be taken in the same class interval as there is no confusion, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि क्लास लिमिट क्या होता है, ठीक है। मैंने बोला ना डिटेल्स में बता देंगे क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री क्या होता है। तो क्लास लिमिट तो अभी देख ही लिए होगे, अभी तक मैंने बोल ही दिया कि लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट। तो क्लास लिमिट क्या है, फॉर ए क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम value the class interval contain मैक्सिमम वैल्यू जो है और मिनिमम वैल्यू जो है। तो मैक्सिमम वैल्यू होता है लोअर क्लास लिमिट और ये होता है अपर क्लास लिमिट। ये पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। देख, अगर कोई एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो उसमें क्लास लिमिट का मतलब होता है
कि उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होता है क्लास इंटरवल के अंदर, जैसे ये देखो, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लास लिमिट। तो जो मिनिमम वैल्यू होता है उसे बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। वही मैंने लिखा है। चलो एक एग्जाम्पल से पूछ भी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं एग्जाम्पल ऐसे कि मैंने लिखा क्लास, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39। तुम लोग को बताना है कि ये कैसे टाइप ऑफ क्लास है, ठीक है, और इसका लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट क्या होगा हर एक क्लास का, ठीक है। जैसे कौन से टाइप, मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, बोलो। 10 to 19, 19, 20 to 29, 30 to 39, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, क्या लिखे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ना, ठीक করে দেখো। ये कौन सा है, ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग है? नॉन ओवरलैपिंग। तो नॉन ओवरलैपिंग का और एक नाम क्या है, पढ़ के देखो, म्यूचुअली इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। कैसे याद रखोगे, कंफ्यूजन हो रहा है तो याद कैसे रखोगे, सिंपल तरीका है कि यहाँ पर 10 से 19 के बीच का सारा डेटा एंड इंक्लूडिंग 10 19 होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, ठीक है। इंक्लूडेड है तो इंक्लूसिव, जब एक्सक्लूड हो जाता है कि उससे निकल के दूसरे जगह आता है तो उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो जो भी हो, तो ये 10 to 19 का लोअर क्लास लिमिट कितना है, अपर क्लास लिमिट कितना है? 10 19। ये 10 और ये 19। अच्छा, ये 20 29 का बता दो। 20 29, 30 39। बस हो गया, ये समझ गए हो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगर हम ऐसा क्लास लिखते हैं 10 to 20, अलग कलर से लिख रहे हैं, ठीक है, फिर लिख रहे हैं 20 to 30, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हो गया 30 to 40, ठीक है। अब बोलो इसमें टाइप ऑफ क्लास क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब ओवरलैपिंग, लेकिन ये ज्यादा यूज करो म्यूचुअली वाला, क्योंकि ये ज्यादा यूज होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्योंकि 20 एक्सक्लूड होके नीचे आ जाएगा, इसीलिए। अच्छा, अब इसका लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट बता दो। हम 10। हम्म ওটার আপার ক্লাস লিমিট তো 19 পয়েন্ট বলছিলেন কি সামথিং আছে। হ্যাঁ, ওইটা পর্যন্ত ডেটাটা কন্টেইন করবে, কিন্তু ক্লাস লিমিটের মানে কি পড়লাম, ক্লাস লিমিটের মানে হচ্ছে যে কোনো ক্লাস ইন্টারভেলের ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম ভ্যালুটাকেই ওর ক্লাস লিমিট। আচ্ছা। सही है, सोचना सही है कि मैंने वो 19.99 बोला था ना, तो वो क्यों बोला था, वो इसीलिए बोला था कि जब हमारा 20 का कंफ्यूजन होगा तो 20 इधर आ जाएगा। तो अगर 20 इधर आ जा रहा है तो ये यहाँ पर 20 कंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब डेटा अप टू 19.99 तक ही कंटेन कर पा रहा है। लेकिन अगर मुझे कोई क्लास लिमिट पूछे तो क्लास इंटरवल जैसे देखने में है उसके हिसाब से मुझे बताना है कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। तो ये क्लास है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये क्लास है, इसका मैक्सिमम मिनिमम, ये क्लास है, इसका मैक्सिमम मिनिमम, वो होता है क्लास लिमिट। बोलो फिर क्या होता 20 to 30, 30 और 40। है? ये, ठीक है। अच्छा, अब क्लास लिमिट के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो मैंने तब क्लास बाउंड्री बताया था, वो भी बताते हैं क्लास बाउंड्री क्या होता है। क्लास बाउंड्री का मतलब होता है देयर दीज आर, ऐसे लिखो, दीज आर एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल, ठीक है। मतलब बताते हैं क्लास बाउंड्री का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ बता दें, इसी एग्जाम्पल पे ऐड कर देते हैं क्लास बाउंड्री का मतलब, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, देखो, लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री भी दो होगा, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 to 19, 19 to 20, 19 सॉरी 20 to 29, 30 to 39 दिया हुआ है। तो इसमें
मेरा क्लास बाउंड्री क्या क्या होगा, तो मैंने क्या लिखा है, दीज आर एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। किसी एक क्लास इंटरवल का जो एक्चुअल क्लास लिमिट है वो होता है क्लास बाउंड्री। अच्छा, अब हम सिखा देते हैं पहले, फिर वहां एग्जांपल लिखेंगे। ये लिखा हुआ रहने तो ये समझ में अभी नहीं आएगा, इसमें और 2 पॉइंट ऐड हो जाएगा तो समझ जाओगे। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या ओवरलैपिंग वाला केस होगा तो उस केस में क्लास बाउंड्री इक्वल टू हो जाएगा क्लास लिमिट। ठीक है, मतलब लोअर क्लास लिमिट इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास लिमिट इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री। लेकिन अगर मेरा हुआ म्यूचुअली इंक्लूसिव या फिर नॉन ओवरलैपिंग, उस केस में ऐसे होता है, लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल अपर क्लास बाउंड्री इक्वल लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू, अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू। ठीक है, अब ये डी क्या होता है, डी होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल तो समझ जाओगे आसानी से, वो लिखा हुआ है तो इतना कुछ दिख रहा है। सबसे पहले हम ये वाले पॉइंट पे आते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, वो तुम लोग आसानी से बता सकते हो। तो इसी एग्जांपल में हम सेट करेंगे, तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये वाला है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्लास बाउंड्री जो है वही क्लास लिमिट है, यहाँ लिखा हुआ है देखो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में जो क्लास बाउंड्री है वही क्लास लिमिट है, मतलब लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री इक्वल टू अपर क्लास लिमिट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बताओ कि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसमें लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री तीनों क्लास इंटरवल का बताओ। ये कौन सा बड़ा बात है, सेम ही तो होगा। 10 हाँ बोलो 10 to 9. 10 20 बोलो बोलो 10 20. 20 30 जो यहाँ लिखा है वही तो कॉपी पेस्ट कर दोगे उसके बाद। 30 40 हाँ, क्योंकि उसमें दोनों चीज सेम होता है, इसमें तो कोई झंझट है नहीं। झंझट कहाँ है, जो म्यूचुअली इंक्लूसिव है उसमें क्या बोला है कि যদি नॉन ओवरलैपिंग। 19.5 থেকে ওই 20.5 এরকম হতো সেই ক্ষেত্রে ওটা প্রবলেম হতো। यहाँ पर पॉइंट में करेंगे, देखो यहाँ पर हमें लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकालना है, लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू करना है। ठीक है, अब डी कैसे निकालेंगे, तो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट हमें पता है, तो कैसे निकालेंगे लोअर क्लास बाउंड्री, तो लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू, लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू, लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाई टू, और अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू, अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू, और अपर क्लास लिमिट प्लस डी बाई टू करेंगे। तो अब ये डी बाई टू कैसे निकालेंगे वो निकाल लेते हैं। तो डी बाई टू कहाँ निकाले, हम यहाँ पर एक स्टार देके डी बाई टू निकाल के दिखाते हैं। तो डी बाई टू का मतलब, डी का मतलब क्या है, बोला है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ एनी क्लास इंटरवल, कोई भी क्लास इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट लो। ठीक है, ये इतने सारे 3 क्लास इंटरवल है, तुम लोग कोई भी क्लास इंटरवल चूज करके उसका लोअर क्लास लिमिट लो। ठीक है, तो हम चूज करके देते, कोई सा भी ले सकते हो। अभी तुम लोग 3-4 जन बोलोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, तो हम अपने मन से बोल देते, चलो ये चूज कर लिया, मैंने रैंडमली चूज किया। इसका लोअर क्लास लिमिट बताओ कितना है, या कितना बताना है, लोअर क्लास लिमिट बोलो कितना। 30 30। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 30 डी के लिए। फिर बोला है माइनस कर दो अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, तो माइनस कर देना है इस क्लास इंटरवल के प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट, तो जस्ट 29 प्रीसीडिंग, तो 29। मतलब देखो इस प्रीसीडिंग, जस्ट प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग तो ये भी है बट ये लेने से नहीं चलेगा, जस्ट प्रीसीडिंग मतलब जस्ट उसके आगे वाला, तो 29 जो है वो उसका हो जाएगा अपर क्लास लिमिट। तो -29 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। डी का मतलब जो है वो लिख दिया डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5, 0.5। तो यहाँ अगर 0.5 माइनस होगा, ये तुम लोग शायद कभी स्टैटिस्टिक्स करते हो तो ये बहुत ज्यादा करते हो, ये 0.5 ऐड कर दो, 0.5 लेस कर दो, बट एक्चुअल लॉजिक ये है।
तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.5 हाँ 19 और ये आ जाएगा 9.5, ये कितना आ जाएगा 19.5। 29.5। तो अगर अब हम लोग इसको लोअर क्लास बाउंड्री के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं, तो जैसे ये 10 to 19 था, उसके जगह हम लोग क्या बोलेंगे, 9.5 से 19.5, फिर 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 39.5। बोलो ये बात समझ में आया? यस मैम। क्लास लिमिट को कैसे क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करते हैं। अगर मेरा नॉन ओवरलैपिंग है तो फिर इतना ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत है, और अगर ओवरलैपिंग है तो जो क्लास लिमिट है वही क्लास बाउंड्री होगा। ठीक है। अच्छा, अब और 2-3 पॉइंट छोटा छोटा। क्लास मार्क्स और मीट पॉइंट और मीट वैल्यू ऑफ क्लास। ठीक है। तो किसी भी क्लास या क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट या क्लास मार्क या मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करने से जो आंसर आएगा वो, या फिर लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 करने से जो आंसर आएगा वो, दोनों से ही हो जाएगा। अगर क्लास लिमिट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो भी से जो आंसर आएगा, क्लास बाउंड्री प्लस क्लास बाउंड्री को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करने से भी सेम आएगा। अब देखो, अगर मेरा ओवरलैपिंग हुआ तो वहां तो क्लास लिमिट क्लास बाउंड्री सेम ही होगा। ठीक है। और अगर मेरा जैसे कि देखो हम प्रूफ करके देते हैं, जैसे इस केस में देखो 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30/2 15 आ जाएगा। तो यहाँ भी तो वही आ रहा है। ठीक है। और जो मेरा नॉन ओवरलैपिंग वाला था उसमें अगर क्लास लिमिट्स का टोटल करोगे तो 10 + 19 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बताओ, 29/2। 14.5। अच्छा, और ये 9.5 और 19.5 डिवाइडेड बाई 2, 50। 14.5 दोनों सेम आना चाहिए ना। सही तरीके से देखो, दोनों सेम आना चाहिए, সেম আসছে না? হ্যাঁ ম্যাম 14.5 মানে আসছে। হ্যাঁ, মানে আমি বলতে চাইছি আমি যদি মিড পয়েন্ট বের করি তাহলে আমি কি করব, হয় এই দুটো অ্যাড ডিভাইডেড বাই 2, দুটো অ্যাড ডিভাইডেড বাই 2, আদারওয়াইজ এইটা এটা অ্যাড ডিভাইডেড বাই 2। এবার আমি বলতে চাইছি এই দুটো অ্যাড ডিভাইডেড বাই 2 তেও যা আসবে, এই দুটো অ্যাড করে ডিভাইডেড বাই 2 করলেও সেটাই আসবে। তো দেখো আসছে কিনা, 14.5 फास्ट है। दोनों में आ रहा है मैम ना? हाँ, तो समझ में आया क्या लिखा हम लोगों ने? ये वाला समझ में आ गया ना, कैसे क्लास मार्क या मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू निकाला जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे विद और साइज ऑफ क्लास इंटरवल और क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ तो मैंने पहले ही बता दिया था वहां पर, है ना, याद है? क्लास लेंथ का मतलब मैंने क्या बताया था, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो देखो क्लास लेंथ का मतलब हमेशा क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है। तो अगर मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तब तो ठीक है, देखो उसमें ज्यादा झंझट नहीं है, लेकिन म्यूचुअली इंक्लूसिव हुआ तो मुझे क्लास बाउंड्री बना के फिर ही क्लास लेंथ निकालना है। क्यों? देखो जैसे अगर तुम लोग 10 और 19 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर क्लास लेंथ अगर देखा जाए तो क्या 9 डेटा है, 10 से 19 काउंट करके बोलो तो कितना सारा डेटा है, क्योंकि ये 10টা হবে ना। तो ये क्यों नहीं मैच हुआ पता है, क्योंकि क्लास लिमिट जो क्योंकि हमारा जो क्लास लेंथ है, क्लास लेंथ का मतलब हमेशा क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्लास बाउंड्रीज। अब क्योंकि यहाँ क्लास बाउंड्री 9.5 और 19.5 है तो 9.5 और 19.5 का डिफरेंस 10 आ जाएगा, और 10 से 19 ये टोटल 10 डेटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहाँ पर क्या एप्लीकेबल हो रहा है वो हमें देख लेना है। ठीक है, तो वो तो देखो समझ के याद रखना पड़ेगा। तो बोलो यहाँ तक समझ में आया कि मुझे कैसे क्या करना है, मतलब तुम लोग को कैसे करके क्या कैलकुलेट करना है समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अगर क्लास लेंथ बोला तो क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस निकालोगे।
हो जाएगा। अभी अगर तुम लोग को लग भी रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, कैसे याद रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए तुम लोग का थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लेके आते हैं, देखो यहाँ से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि तुम लोग को लगे कि कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे हम लोग। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला, बोलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अरेंज ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप्स, रिलेट्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल ऑफ दिस। तो सोच समझ के थोड़ा बताओ, आंसर दे पाओगे। भले ही मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उस तरीके से प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखवा है, फिर भी थोड़ा सोचो तो कुछ ना कुछ तो बता ही दोगे। जैसे देखो हम थोड़ा बताते हैं, हम लोग जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। क्या ऑर्डर में लिखना चाहिए? तो ऑर्डर में ही लिखना होता है। अगर तुम लोग देखोगे तो देखो 10 to 19 22, मतलब जैसे जैसे हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख रहे हैं। ऐसे नहीं कि पहले 30 40 लिख दिया, फिर 20 30, फिर 10 20, ऐसे नहीं लिखना होता है। एक ऑर्डर में ही लिखना होता है। अब तुम लोग ऐसा बोल ही सकते हो कि मैम आपने तो इधर तो कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, 12 10 18। हाँ, इधर नहीं किया, मुझे मेंटेन करना चाहिए था, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो इसमें एक रॉन्ग हो गया है कि मैंने ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, तो यहाँ पर हमें ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। क्या हम लोगों ने ऑर्डर मेंटेन करके ऐसा कुछ देखा? बिल्कुल देखा। तुम लोग याद करो, जो प्रिंट वाला क्वेश्चन था कि कितने सारे प्रिंट मिस्टेक हुए, तो हम लोग 0 1 2 ऐसे करके लिखे थे। तो ऑर्डर मेंटेन ऑब्वियसली करना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर मेंटेन होगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है तो तुम लोग इस एग्जाम्पल को ऑर्डर मेंटेन करके लिख देना। कैसे लिखोगे? 8 8 के बाद क्या लिखोगे? 9, फिर 10, 10, 12, 12, 10 18, 12 14 18, 12 के 19, बाद 14, 14, 18, 19, 19, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 8 के आगे क्या लिखेंगे? ये 1, ये तो देख देख के लिख देंगे। अच्छा, 9 के आगे कितना लिखेंगे? 1। 10 के आगे कितना लिखना पड़ेगा? 2। 2, और 12 के आगे 2। 14 के आगे 1। 1, 18 के आगे भी 1। 19 के आगे भी 1, 19 के आगे 2 है। हाँ 19 आगे 2, तो ऑर्डर मेंटेन करके ही लिखना होता है, ठीक है। बाकी सब जगह मैंने ऑर्डर मेंटेन किया, यहाँ नहीं किया, बट मैंने बता दिया। तो ये वाला तो बात सही है कि अरेंज ऑब्जर्वेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है। फिर अरेंज ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रुप। क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ग्रुप में भी अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये 0 to 19 इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। फिर बोला रिलेट्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या ये एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है? मतलब क्या हम लोग इसे माप सकते हैं, मतलब मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर यस कर मैम। सकते हैं ना। मेजरेबल डेटा ही तो होता है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। 42 का आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, फिर बोला है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, ए और बी, ए एंड बी, बोलो। बताना चाहिए। हाँ बोलो। বি হবে মনে হয়। সিম ভালো করে দেখো কি একটু ভুল হচ্ছে कि मैम ग्रुप कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता है? वो कहाँ लिखा हुआ है? ब्लू कलर से जो मैंने लिखा ना, वहां देख पढ़ो। फ्रीक्वेंसी मैम। ग्रुप फ्रीक्वेंसी होगा। 43 का आंसर ए होगा, क्योंकि देखो मैंने पहले ही लिखवाया ना, जब हम लोगों ने वो बीबीए वाला एग्जाम्पल किया ना, बीबीए स्टूडेंट का, तो हम लोगों ने क्या देखा? देखो रूल्स क्या था कि अगर मेरा डिस्क्रीट वेरिएबल है तो आइसोलेटेड वैल्यूज, और अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो क्लास इंटरवल्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ के देखो क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल का अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें हमें बनाना पड़ता है क्लास इंटरवल। और अगर क्लास इंटरवल बनता है तो फिर दो तरीके का बन सकता है, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या तो म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव तरीके से जब हम लोग इन क्लास इंटरवल बना रहे हैं तो वो तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी में पड़ गया ना। ग्रुप फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे ग्रुप यहाँ से यहाँ 10 to 20 20 to 30 है। बोलो ये ए होगा। समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो चलो 44 हो रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट। क्या होगा? तुम लोग सोच के बताओ थोड़ा सा मुझे, ठीक है। सोचो एक। हाँ, तो देखो मुझे बताओ। हाँ,
मैंने क्वेश्चन ही नहीं दिखाया। अच्छा देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, अगर हम लोग शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर मतलब किसी कंपनी का शेयर्स का बात हो रहा है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा वो कैसा होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल का, कंटिन्यूअस वेरिएबल का, एट्रीब्यूट का, या फिर ए और सी? बोलो। डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, ठीक है। शेयर्स तो कभी भी फ्रैक्शन में डेटा हो नहीं सकता है ना, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? डिस्क्रीट वेरिएबल। बोलो सही है? सबको समझ में आया या कोई कंफ्यूजन रह गई? यस मैम। ठीक है, तब आगे बढ़े। बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ब्लू चिप कंपनी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्लू चिप कंपनी का मतलब कुछ नहीं, वो ऐसा कंपनी जैसे मान लो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जिनका मतलब बिजनेस का एक ग्रो है, ठीक है, जिसका शेयर्स बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में, इस तरीके की कंपनी, मतलब बेसिकली बड़ा बड़ा कंपनी जिसमें फेलियर होने का चांसेस कम होता है, उसे बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। उनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो बनेगा उसमें जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स, वेरिएबल होगा। डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, डी होगा? बताओ क्या? मैम बी डिस्क्रीट होगा। হবে। कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स क्या जरूरी है कि 10 करोड़ के बाद मान लो 11 करोड़ ही होगा? ऐसा कोई नेसेसरी है क्या? না ম্যাম, तो फिर प्रॉफिट क्या वेरिएबल होगा? ম্যাম কন্টিনিউয়াসই হবে। कंटिन्यूअस। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दिमाग में सोचो कौन सा है? ओवरलैपिंग, ठीक है, एक्सक्लूड करके चला गया 20, वही एग्जांपल याद रखो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन एक्सक्लूड्स बोथ द क्लास लिमिट, excludes the upper class limit but includes the lower class limit, includes the upper class limit but excludes the upper class limit, either B और C। तो सोच के बताओ, ये सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा कौन सा सही है। पहले बोलो ए होगा क्या? एक्सक्लूड, क्या बोथ क्लास लिमिट एक्सक्लूड हो जाता है ये जैसे हम होगा लोगों नहीं। ने? ए तो किसी भी हालत में नहीं होगा। बी सी डी में से देख लो क्या सही है। शायद ऑप्शन मैम बी। अपर क्लास 46 का बी। हाँ, अपर क्लास लिमिट क्या होता है? एक्सक्लूड हो जाता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, तो 20 एक्सक्लूड हो जाएगा, ये अपर क्लास लिमिट है। 20 एक्सक्लूड हो जाएगा और लोअर क्लास लिमिट में क्या हो जाएगा? बट इंक्लूड्स द, मतलब 10 रह जाएगा, 10 इंक्लूडेड होगा बट 20 एक्सक्लूड होके चला जाएगा, ये बोला है। तो बी वाला सही है सेंटेंस। हाँ वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, क्लियर है सबको? 47 mutually inclusive classification is usually meant for, mutually exclusive inclusive classification कौन से वाले वेरिएबल से होता है? डिस्क्रीट में suitable है, कंटिन्यूअस में, एट्रीब्यूट्स, या ऑल ऑफ दिस? पढ़ के देखो, म्यूचुअली इंक्लूसिव में जाओ, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल, मतलब 47 का ए हो जाएगा। और 48 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कंटिन्यूअस वेरिएबल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल। 48 का exclusive classification is usually meant for continuous variable। अच्छा, अब लोअर क्लास बाउंड्री जो है, लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं? एन अपर क्लास लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, ए लोअर क्लास लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, ए एंड बी, ए और बी। बोलो क्या आंसर होगा? लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं बोला है, म्यूचुअली इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, यहाँ सेंटेंस पढ़ के बताओ। लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब दो चीज होता है, या तो होता है लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास, हाँ, लिमिट टू या अपर फिर क्लास। होता है, या फिर होता है ये वाला, ठीक है, ये होता है। तो डिपेंड करता है ओवरलैपिंग या नॉन ओवरलैपिंग। तो बोलो इसमें से कौन सा ऑप्शन सेंटेंस सही है? ऑप्शन बी। ये लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, मतलब ये वाला। और ये 50 अपर क्लास बाउंड्री।
मैम अपर क्लास लिमिट टू यूसीएल, अपर अपर क्लास क्लास लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री का मतलब अपर क्लास लिमिट के साथ बराबर होता है, तो 50 का हम लोग का हो जाएगा ए। ए। अच्छा, लेंथ ऑफ ए क्लास, क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं, देख लो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा। यूसीबी एलसीबी। हाँ, मतलब ऑप्शन ए, ए ऑप्शन ए हवे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 51 तक ही करेंगे, बाकी जो है वैसे भी कर नहीं सकते, फिर से डेटा लिखवाना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। तो 51 तक हम लोग का ये यहाँ पर अभी कंप्लीट है, यहाँ पर लिख लेते हैं अप टू 51 MCQ कंप्लीटेड। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर थैंक यू मैम, बाय मैम। Thank you, ma'am. Bye.